जो ओवरऑल कॉस्ट है इधर आने की, वो जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के कंपैरिजन में बड़ी रीज़नेबल है। और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और 2017 में फ़िनलैंड आया था। इधर से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, जॉब कर रहा था, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट की है। जितने एक्सपेंसेस मुझे तब आए, ऑल्दो कि मुझे भी तब मुश्किलात आई, लेकिन बंदा सम हाउ मैनेज कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी। फाइनेंशियल जो बर्डन था वो फ़िनलैंड आने में कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ की बनिस्बत कम था। तो अच्छे ग्रेड के साथ मैं मास्टर्स थीसिस कंप्लीट किया और जो फर्स्ट जॉब थी वो एज एन एंटीना डिज़ाइन इंजीनियर थी। ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई किया था, मेरा उधर एडमिशन भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सबके साथ फिनलैंड में जो रहने वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बट ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद ये है कि आप सबके साथ डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव शेयर किए जाएं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब से जानते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है, ये कैसे फ़िनलैंड आए, क्या करते हैं ये। तो सबसे पहले उस्मान साहब आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस के सामने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू शुएब, आपने मुझे इनवाइट किया और अपनी इस इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ में सबसे पहले आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। और मैं आपको कांग्रेचुलेट भी करूँगा आपके यूट्यूब चैनल बनाने पर और लोगों की हेल्प करने पर, उनको मोटिवेट करने पर कि वो फ़िनलैंड जहाँ दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं धरियस ना वो फ़िनलैंड में भी अप्लाई करें। और मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताता चलूँ, मेरा नाम है जी उस्मान अली और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और 2017 में फ़िनलैंड आया था। इधर से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, जॉब कर रहा था, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट की है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फिनलैंड क्यों आए, या आप इसको ये कह लें कि आपने फिनलैंड ही सिलेक्ट क्यों किया। हाँ यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि आज ही बाय द वे आज एक बाय चांस ही आज इंटरनेशनल कल्चर डे का एक इवेंट था। आप देख रहे हैं कि मैं एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम में हूँ और मैं उधर से आ रहा हूँ। तो उधर भी चंद एक इंटरनेशनल रिलेशंस के और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि वाई फिनलैंड। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका भी। तो मैं इसके आंसर में ये बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक जो ओवरऑल कॉस्ट है इधर आने की, वो जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के कंपैरिजन में बड़ी रीज़नेबल है। जो कि मेरे जैसा एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा वो काइंड ऑफ मुश्किल से अफोर्ड कर ही जाता है समहाउ। उसने जब ठान लिया कि बाहर जाना है और फॉरेन एजुकेशन हासिल करनी है, तो जितने एक्सपेंसेस मुझे तब आए, ऑल्दो कि मुझे भी तब मुश्किलात आई, लेकिन बंदा सम हाउ मैनेज कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी। फाइनेंशियल जो बर्डन था वो फ़िनलैंड आने में कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ की बनिस्बत कम था। और मैंने मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई किया था, मेरा उधर एडमिशन भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था और मुझे 50% तक स्कॉलरशिप भी मिल रहा था स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसके बावजूद 50% स्कॉलरशिप के बावजूद जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, वो फ़िनलैंड के टोटल एक्सपेंसेस से भी कहीं ज़्यादा थे, इवन जस्ट फॉर द स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर। सो आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और सेकेंडली क्योंकि आप मेरे सीनियर भी हैं फ़िनलैंड में आने के लिए, तो आपने मुझे गाइड भी किया था थोड़ा सा, मतलब हम इन कांटेक्ट भी थे। तो थोड़ा सा फ़िनलैंड के मतलब लोग कम जानते थे, एक थोड़ा सा एक वो वरीड भी थे कि ये किधर जा रहा है, कि यूरोप में जा रहे हो, उधर कौन सी करेंसी यूज़ होती है, फ़िनलैंड का तो हमें पता भी नहीं है। तो ये जो सारी एम्बिग्विटीज़ थी फ़िनलैंड के मतलब, वो तो तुम्हारे साथ मतलब डिस्कशन करने के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। तो इन नटशेल इट वाज़ अ रियली गुड चॉइस कि मैंने तब फ़िनलैंड को ऑस्ट्रेलिया पे प्रेफर किया। तो उस्मान साहब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें कि आपने बैचलर्स किस डिग्री में किया, कहाँ से किया और फिनलैंड क्या करने के लिए आप आए। हाँ जी, यार मैंने, तुम्हें तो पता है लेकिन ऑडियंस को बताता चलूँ कि मैंने बैचलर्स की डिग्री शुएब के साथ ही
जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कंप्लीट की थी। और उसके मेरी जो डिग्री थी वो थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन। और उसके बाद मैं 2017 में फिनलैंड में अप्लाई किया था मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन एंड आरएफ सिस्टम्स में। और क्योंकि मैं थोड़ा सा वरीड भी था कि मेरा यार 3 साल का गैप है एजुकेशन का, तो मुझे डिफ़िकल्टी होगी, तो बजाय इसके कि मैं स्मार्ट ग्रिड में या ऑटोमेशन में जाऊं, तो ये कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी होगा कि मुझे उन सब्जेक्ट्स की जो बेसिक्स हैं या जो उसकी बैकग्राउंड थ्योरी है, मुझे ऑलरेडी उनके बेसिक्स पता हैं, और जो उनकी एडवांसमेंट्स हैं वो मैं डेफिनेटली क्योंकि मैं एडमिशन ले रहा हूँ इस डिग्री में, तो मुझे हेल्पफुल होंगी फ्यूचर में। ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और जो डिपार्टमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, इवन बायो टेक्नोलॉजी भी और बायो साइंसेस भी, ये सारे उसी के इलेक्ट्रिकल जिसने पाकिस्तान से किया है, ये जो मैंने डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हैं, इन सारों में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इनका जो कोर्स वर्क है वो 50 टू 70% आपके जो बैचलर स्टडी के रेलेवेंट होगा। तो ये आई थिंक हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये कंफ्यूज मत हो कि मैंने तो टेलीकम्युनिकेशन में किया है तो मैं ऑटोमेशन में कैसे जाऊं, या मैं फील्ड स्विच करना चाहता हूं, आईटी में जाना चाहता हूं, या बायोमेडिकल में जाना चाहता हूं। तो आप ये फियर अपने जहन से निकाल दें। इवन दो मैं इधर वायरलेस कम्युनिकेशन एंड आरएफ सिस्टम्स में एज ए मास्टर स्टूडेंट आया था, लेकिन जो मेरा मास्टर्स का थीसिस था, आप जानते हैं, वो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में था। मैं स्टार्ट में खुद बड़ा हैरान था कि मतलब मुझे तो उसकी बेसिक्स नहीं पता, तो मैं इधर कैसे एडजस्ट करूँगा अपने आप को। जारी बात है, मैंने थीसिस करना है अपने 6 से 8 माह उस डिपार्टमेंट में लगाने हैं, उस लैब में, वायरलेस आइडेंटिफिकेशन एंड सेंसिंग लैब में। तो ये किस तरह होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वो मल्टीपल एक्सपीरियंस हुआ। और मैंने एंटीना का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा अपने थ्रू आउट। बैचलर्स में कुछ फंडामेंटल कोर्सेज थे, लेकिन मास्टर्स में मैंने कोई नहीं पढ़ा। लेकिन मेरा मास्टर थीसिस जो है वो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली मेरी जो इंडस्ट्री में फर्स्ट जॉब हुई वो एज एन एंटीना डिज़ाइन इंजीनियर जॉब हुई। तो वो बेसिकली एक न्यू लर्निंग फेज था, वहाँ मैंने सर्वाइव किया, और अच्छे ग्रेड के साथ, मैं कहूँगा अच्छा ही था, तो अच्छे ग्रेड के साथ मैं मास्टर्स थीसिस कंप्लीट किया। और जो फर्स्ट जॉब थी वो एज एन एंटीना डिज़ाइन इंजीनियर थी। और इवन के जो जानते हो तुम फ्रेंड सर्कल में या जो थे, वो तो हंसते थे कि मतलब वो सब्जेक्ट जिससे सारी ज़िंदगी जान छुड़ाई थी तो वही उसमें एज ए वो टाइटल है जॉब का मेरी का। तो ये तो था थोड़ा सा मतलब स्टडीज़ का बैकग्राउंड। और बाकी आई थिंक आप साथ साथ पूछते जाएं तो मैं बताता जाऊंगा, अदरवाइज तो मैं माइक नहीं छोड़ने वाला। तो रुजवान साहब, एक टॉपिक है और जिस पे बात करनी है, आप उसको टॉपिक कह लें या सिचुएशन कह लें, वो है ऑड जॉब का एक वर्ड है जो बड़ा यूज़ किया जाता है। आपने अपनी महफिल में भी देखा होगा जहाँ आप उठते बैठते हैं कि लोग ऑड जॉब यूज़ करते हैं वर्ड। बट मैं श्योर हूँ कि कई दफ़ा लोगों ने उसको गौर नहीं किया होगा कि ऑड का मतलब क्या होता है। मैंने काफ़ी देर पहले ये चीज़ सीखी कि ऑड कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ मेहनत से करना है तो वो आप करते रहें, ठीक है, उसका जो सिला है या उसका जो फल है वो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगा। तो ऑड जॉब का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, इस पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें जानना है। हाँ जी शेफ साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोबारा। अब व्हाई नॉट दे यूज द वर्ड पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स इनफैक्ट हम क्योंकि पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, यानी कि फुल टाइम 7.5 आवर्स पर डे नहीं करते। कोई भी जॉब जो आप वीक में चंद दिन करते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब कहलाएगी ना। ऑड जॉब मतलब वो कैसी हो गई, कैसे कोई जॉब ऑड हो सकती है कि जो आप उसके साथ वो जॉब करके आप अपना घर चला रहे हो, अपने स्टडीज़ के एक्सपेंसेस बियर कर रहे हो, या कुछ अगर आपके पास बच जाते हैं तो आप वापस पाकिस्तान अपनी फैमिली को भेज के उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो हाउ इज़ इट ऑड, मतलब इसमें ऑड क्या चीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पार्ट टाइम वर्ड का यूज़ किया जाए। आई थिंक तो ये बेटर वे होगा, क्योंकि ऑड जॉब इटसेल्फ ये बड़ा डिग्रेडिंग टाइप लगता है। इवन क्लीनिंग की जॉब्स हैं, पोस्टी की जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट में जॉब करना है, तो इधर आके तो सारे करते हैं। अब देखें हर एक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। अभी हम आई थिंक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि
हर एक की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, फाइनेंशियल भी, इकोनॉमिकल भी, उसकी एजुकेशनल, मतलब किसी भी पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, फाइनेंशियल, जितने भी इल अल अल हैं सारों के डिफरेंट होंगे। सही है, कोई गांव से बिलोंग करता है, कोई सिटी से बिलोंग करता है, कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कोई नॉर्मल है, कोई बिलो द बेल्ट है, लेकिन ड्रीम सारे करते हैं कि हमने जाना है। तो जो आ जाते हैं तो उनके लिए इधर आके ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि हमने कौन सी जॉब करनी है, कौन सी नहीं। 2-3 केस स्टडीज़ के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ। लेट्स से एक बंदा आया जी, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो इधर आएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, उसको पता है कि उसको पाकिस्तान से उसके फादर या ब्रदर, उसके पास वे ऑफ इनकम है, उसको पैसे आ रहे हैं, वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करेगा। तो उसको देख के जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो हरगिज़ ये मत सोचे कि मैं भी काम नहीं करूंगा या मैं थोड़ा काम करूं। क्यों भाई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और है, आपकी कंडीशन और हो सकती है। अब दूसरा केस है, एक बहुत ही कह लो कि इकोनॉमिकल फैमिली से कोई बंदा आया है और इधर आया है, वो स्टडीज पे आगे फोकस ही नहीं कर रहा। उसकी गुड लक के उसको आते साथ जॉब भी को मिल गई, पार्ट टाइम जॉब मिल गई या फुल टाइम जॉब भी मिल गई। तो वो क्या करता है जी, लेट से पार्ट टाइम वाला केस हम स्टडी करते हैं। वो क्या करेगा, हम अपने सर्कल में देखते हैं, तो वो दिन रात वो दो दो शिफ्टें करेगा, दोपहर को कोई और काम करेगा, रात को कोई और काम करेगा। तो उसको देख के आपने बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं कि काम करने वाला ही नहीं बन जाना। क्यों, उससे क्या नुकसान होगा, आप अपनी स्टडी से पीछे चले जाएंगे। पैसा कमा लेंगे फॉर द कुछ टाइम के लिए, आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो बड़े पैसे कमा रहा है, लेकिन लॉन्गर रन में जब आप देखेंगे तो वो इन्हीं जॉब्स में पिस के रह जाएगा, इसी सर्कल में। लेकिन अगर वही बंदा एक बैलेंस तरीके से पार्ट टाइम जॉब भी करे, साथ स्टडीज को लेके चले, तो आई थिंक उसके पास विद इन 2 years ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बजाय उसके कि वो जस्ट एक पार्ट टाइम जॉब करता जाए। उसको टेम्परेरीली एक वो लगेगा आपको, वो क्या बोलते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो वो बज़ाहिर आपको एक बड़ा इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहा होता है कि उसके पास खर्चे हैं, वो इधर मतलब बाहर के घूम फिर रहा है या ट्रिप्स कर रहा है, यूरोप टूर पे चला गया है, किसी दूसरी कंट्रीज में चला गया है, या 6 माह बाद ही पाकिस्तान का ट्रिप उसने तो लगा लिया है। तो भाई हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट है। तो लेकिन जो इन जनरल है वो मोस्टली एक ब्राइट फ्यूचर के लिए ही बाहर आते हैं, कोई माने या ना माने। भाई मैं तो सच बोलूँगा। थैंक यू उस्मान, इसको जो है ना क्लियरली पुट करने के लिए और थोड़ा डिटेल में बताने के लिए, ताकि लोगों तक इस तरह के भी जो मैसेजेस हैं वो पहुंचें कि हम अपनी डिस्कशंस में जो वर्डिंग है वो ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करें। ये कहने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि जो ये इस्तेमाल कर रहा है वो कोई बंदा ही नहीं ठीक, क्योंकि शायद लोगों को आइडिया नहीं है उस चीज़ का। मैं आपको खुद बताऊं कि मुझे भी जब तक मैंने इस वर्ड पे गौर नहीं किया था तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि यार अच्छा इसका मतलब ये होता है। ऑड जॉब कह रहे हैं ना, ऑड जॉब से मुराद है कि यार ये मैं नहीं करना चाहता, ये मेरे लेवल की जॉब नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, मैंने आज तक किसी लोकल बंदे से ये वर्ड नहीं सुना। हमेशा पार्ट टाइम जॉब या स्टूडेंट जॉब ही सुना है मैंने। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम ऑड जॉब कौन सी करते हो। मुझे श्योर है कि तुम इस बात को इंडोर्स करोगे कि जिनको हम पार्ट टाइम जॉब्स कहते हैं, इवन के इन जॉब्स को जितना इनके लोकल्स रिगार्ड करते हैं और जितना वो रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना प्रोफेशनल जॉब में भी कोई आपको आपका मैनेजर या सीईओ इतना रिगार्ड करता हो। वो ठीक है, वो जस्ट आपको एज ए कोलीग बिहेव करेगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं देगा या एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट नहीं देगा कि जिस तरह आपको पार्ट टाइम जॉब में मिलता है। क्योंकि वो ये लोग जो हैं लोकल्स, वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि ये जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ये अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ कर रहे हैं और अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रिस्पेक्ट ओवर हो जाती है। वो इसलिए वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऑड जॉब में यार, ऑड देखो, ऑड आई थिंक इसका उर्दू में तर्जुमा यही होगा कि कुछ भी मुख्तलिफ या हटके भी, वो जो अच्छी सेंस में नहीं, बुरी सेंस में। अच्छा, इसके बाद जो एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है कमेंट्स में, वो काफ़ी सारी फैमिली से हवाले से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फिनलैंड फैमिलीज़ की सेटलमेंट के हवाले से कैसी जगह है। वेदर के हवाले से लोगों को कंसर्न होता है, फिर बच्चों की तालीम या परवरिश के हवाले से लोगों के काफ़ी कंसर्न है। तो इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें।
हाँ जी, क्योंकि पिछले कुछ 1-2 सालों में फैमिलीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा आई हैं इधर, तो यार इसको आई थिंक मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा, वेदर से स्टार्ट करता हूँ मैं। वेदर नो डाउट ये एक्सट्रीम विंटर होता है क्योंकि नॉर्दर्न साइड पे है। अब तो क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस पाकिस्तान में भी हर जगह है और गैजेट्स वगैरह सबके पास हैं। हर कोई इजीली सर्च कर सकता है यूट्यूब पे या डिफरेंट फोरम्स पे कि इधर की वेदर कंडीशंस क्या हैं। इवन के जिस तरह पाकिस्तान में भी है साउथ टू नॉर्थ बड़ी वेदर में वेरिएशन है, इसी तरह ओवरऑल फिनलैंड क्योंकि बहुत एक कोल्ड कंट्री है, तो इसके भी साउथ टू नॉर्थ जो है वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। लेट्स से हम ऑलमोस्ट लोअर मिडल में रहते हैं, तो इधर भी जो मैक्सिमम नहीं मिनिमम, जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है, ये ऑलवेज कन्फ्यूजन ही रहती है बोलते वक्त या एग्जैक्टली एक साइंटिफिक तरीके से। यही तो इंजीनियर्स का प्रॉब्लम है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, आई थिंक मैंने जो देखा हुआ है वो -35 कोई 2018 में देखा था, वो फील्स लाइक -35 था, वैसे -27 तक गया था। आई थिंक जो टॉप नॉर्थ है लैपलैंड वाली साइड उधर -50 तो आई थिंक, तो इधर से आप अंदाज़ा लगा लें ऑन एवरेज। अब ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि -35 ये पूरी सर्दियाँ नवंबर से लेके मार्च तक यही रहा, नहीं। ऐसा जो बिल्कुल एक्सट्रीम माइनस जो अबव 15 वाला है टेम्परेचर, ये 1-2 माह के लिए रहता है, 1 से 1.5 महीना। और जो एक्सट्रीम है अबव -25 वो चंद दिन, और उन चंद दिनों में भी वो चंद घंटों के लिए इतना माइनस जाता है। तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बंदा खुद को अकोमोडेट कर ही जाता है, लेकिन जो जो पहला साल होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है वेदर को बियर करने के लिहाज से, क्योंकि बंदा मेंटली वो रेडी नहीं होता। और जिस तरह पाकिस्तान में हम घरों में जो सुनते हैं बचपन से, और वो बिल्कुल हकीकत है कि या तो सर्दी जब आती है तब लगती है या जब जाती है तब लगती है। क्योंकि इधर का जो एडवांटेज है, बाहर बेशक -30 भी है, 35 भी है, चूँ ही आप बिल्डिंग में या अपने किसी अपार्टमेंट में जस्ट आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है 22-23 डिग्री। इवन के अभी भी यानी कि टी शर्ट मैंने भी सिंपल एक कमीज पहनी हुई है, तो कोई इशू नहीं है। और इस टाइम बाहर कितना है जी, आई थिंक -16-17 तो है, -16-17 तो बाहर है। तो वेदर का तो ये हो गया, मतलब पहला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्लोथिंग भी उस हिसाब से मिल जाती है। तो इसमें ये मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि जो क्लोथिंग है स्पेशली विंटर की, वो कोशिश करें कि पाकिस्तान से बाय ना करें, वो फिनलैंड आके ही ख़रीदें, जैसे विंटर शूज़ हैं या जो विंटर जैकेट्स हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था वो फैमिलीज़ के मुतालिक, तो यार ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको कोशिश करूँगा कि शॉर्टली इधर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। इसको इतने शॉर्ट स्पैम में कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो यस, इट्स फाइन, इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर फैमिलीज़ विद चिल्ड्रन स्पेशली, क्योंकि बच्चों की जो तालीम है वो फ्री है, ठीक है। इवन के अब आप बच्चे को डे केयर सेंटर भी भेज सकते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ एक आया होगी और 10 बच्चे होंगे या 20 बच्चे होंगे और वो पता नहीं उनको मारेगी, थप्पड़ मारेगी, रुलाएगी, क्या कराएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही एक वजह है कि ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड मैं दोनों बता दूं। पॉजिटिव साइड क्या है जी, बच्चे में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत छोटी एज में ही उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने की कोशिश की जाती है, बजाय ना कि उसको सिर्फ ABC सिखा दें, 1 2 3 सिखा दें, टेबल सिखा दें। मतलब काइंड ऑफ रट्टा सिस्टम नहीं है, बच्चों को सिखाया जाता है। इवन कि आई थिंक एक्चुअल जो स्कूलिंग है वो 7 साल के बाद स्टार्ट होती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि 7 साल तक बच्चा क्या करता है, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। जो डे केयर है उसको उन्होंने इस तरह मॉडिफाई या उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो उसके कुछ आवर्स हैं उसको स्पोर्ट्स में लगाते हैं, कुछ आवर्स जो हैं वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, कुछ स्किल डेवलपमेंट में। आई थिंक 4-5 साल के बाद जब बच्चा एक इतना अंडरस्टैंडिंग उसकी बन जाती है सोसाइटी की, तो आई थिंक उसको सोसाइटियल बिहेवियर भी सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव, वेयर टू बिहेव एंड व्हाट टू बिहेव। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप पाकिस्तान में रहते हुए तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, इवन कि आप जोन से मर्जी स्कूल में भेज दें।
कहने का मकसद कि सो कॉल्ड बहुत हाई रैंकिंग स्कूल भी पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये तो होगी पॉजिटिव साइड। और एक साइड के फ्री एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, मतलब हर तरह के जो स्किल्स हैं वो बच्चे को उससे रूशनास करवाया जाता है। इसीलिए वो जो लेटर स्टेज में जब आपकी मैट्रिकुलेशन या अपनी कॉलेज स्टडीज़ को कंप्लीट करता है तो वो अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकता है कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है या मैंने इस फील्ड ऑफ स्टडीज़ में जाना है। मुझे सिर्फ ये पता है मैं बायो पढ़ूंगा तो बाद में मेडिकल कर लूंगा, मेडिकल कर लूंगा तो उसके बाद या तो डॉक्टर है, अब आगे कुछ और फील्ड्स भी, शुक्र है पाकिस्तान में भी कुछ एक्सपोजर आया है, लेकिन ये है। और अगर मैंने क्या कहते हैं उसको, बायो की जगह मैथ रख लिया है, मैथ ही होता है नहीं, मैथमेटिक्स है, तो उसका मतलब है जी मैंने इंजीनियरिंग वाली साइड पे चले जाना है, और उसका भी मोस्ट प्रॉब्ली जी जिधर नंबरों के हिसाब से बात कहीं की और निकल रही है। लेकिन कहने का मकसद कि बच्चों को सारे प्रोफेशन स्किल्स वो बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ताकि लेटर ऑन जब वो स्टेज पे पहुंचे कि उसने डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, तो वो अपना एक पाथवे सिलेक्ट कर सके, ना कि अपने वालदैन के कहने पे, ना टीचर्स के, और ना कि मेरिट के मेरा फलां यूनिवर्सिटी में मेरिट बन जाएगा उस जगह बन जाएगा तो मैं उधर अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। तो उसकी जो नेगेटिव साइड है, तो आपकी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हैं, कोई माने या ना माने, इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट राय रखते हैं। और ये क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था कि ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, इसको सिंपली कवर करना इम्पॉसिबल है। स्टिल इट्स अ compromise, इन नटशेल आई वुड से इट्स अ compromise बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, बिटवीन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। क्योंकि बच्चे ने जब ज़्यादातर टाइम देखें छोटी ही एज से उसी इन्वायरमेंट में स्पेंड करना है, उसके जो कुलीग्स हैं, जो उसके फेलोज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी उसके जो फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं या फिनिश कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए नहीं चेंज करेंगे। जो उनकी वे ऑफ स्टाइल है या जो उन्होंने पढ़ाना है, जो सुनने में आया है, क्योंकि अभी पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है वैसा, कि जिनके बच्चे जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपकी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनका डेंजर रहता है कि वो कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं। तो अब ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि फिनलैंड में रहते हुए आप उनको उस कदर या वो माहौल जितना मर्जी आप प्रोवाइड कर लें, उसका रेप्लिका नहीं हो सकता। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे पेरेंट बन के और बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, फिर भी आप आई थिंक 50-60% के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये उसकी नेगेटिव साइड भी है। कहने का मकसद कि ये बड़ा एक इजी वे है जिसकी वजह से फैमिलीज़ की प्रेफरेंस रही है और रहेगी भी। तो लेकिन अगर आने से पहले इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करें, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को भी देखें। आप यानी कि डिफरेंट फोरम्स हैं, जैसे PSA फिनलैंड है या शुएब का चैनल है, और भी काफ़ी लोगों के हैं। आप कोशिश करें कि ग्रुप में डिस्कशन करें, क्योंकि आपको मल्टीपल उसके आंसर्स मिलेंगे, बजाय इसके कि आप एक पे रिलाई करें। नो डाउट आपका कोई करीबी हो सकता है, आप उससे भी राय लें, नो डाउट वो आपको एक दूसरे वे में या एक ब्रदरहुड वाले तरीके से आपको उसका रिप्लाई देगा। लेकिन ग्रुप में आपको क्या होता है जी, एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के आपको आंसर मिल सकती हैं। आप उससे बाद अपने एनालाइज करें डिफरेंट आंसर्स को, और जो आपको बेटर लगता है आप उसके साथ जाएं। थैंक यू उस्मान, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच है। इस हवाले से लोगों को फ़ायदे का भी पता होना चाहिए, और उससे साथ साथ लोगों को जो चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। और एक बात यहाँ पे ये है कि आप कहीं पे भी जाने का सोच रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, तो हर जगह के अपने फ़ायदे हैं और वहाँ सर्टन चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जो चैलेंजेस आपको लेट्स से वेदर के हवाले से शुरू के सालों में यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे, हो सकता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल ना पेश करने पड़े, या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ का इतना एक्सट्रीम विंटर वाला वेदर है वहाँ पे शायद आपको ये फेस ना करने पड़े। तो कहने का मकसद बेसिकली यही है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आपने उन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है और रिएक्ट कैसे करना है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो उस्मान साहब, थैंक यू अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए इस हवाले से। मौका मिला मुझे अपने जो व्यूज़ को
एक्सप्रेस करने का। और इसमें एक चीज़ मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि जो भी मैंने डिस्कशंस की हैं ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था उसमें। इसमें कोई भी मेरे साथ इख्तलाफ कर सकता है, स्पेशली जो मैंने फैमिलीज वैल्यूज़ की बात की हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसको मतलब छोटी सी सिटिंग में मतलब कि कंक्लूड करना इम्पॉसिबल है। इवन के जब हम भी गैदरिंग्स में बैठते हैं तो इसका हमें कभी भी कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद उस्मान साहब, वो स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली फिनलैंड मूव हुए हैं, वो फिनलैंड के किसी भी शहर में हैं, ये मैटर नहीं करता, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें, अगर वो वीडियो फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ जी, जो लोग आ गए हैं इधर ऑलरेडी, क्योंकि कुछ के साथ तो हम इन टच हैं भी, जिनके साथ तांपरे में इंटरेक्शन हो जाता है क्रिकेट के हवाले से या फुटबॉल या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो उनको तो मतलब हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि पैनिक नहीं होना। मतलब जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, आपने पैनिक नहीं होना। मतलब अगर फाइनेंशियली, मेन कंसर्न तो फाइनेंशियली ही होता है ना। अगर आप पे बैड क्राइसिस आ गए हैं तो सम हाउ कुछ मंथ और मैनेज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सीनियर्स थे या जिनके कोई फ्रेंड्स, जो नॉर्मल ट्रेंड है या ग्रुप में, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि जो आने वाले हैं वो भी मिनिमम 6 मंथ्स के जो एक्सपेंसेस हैं उसको बियर करने के लिए अपने साथ इतनी अमाउंट लाजमी लाएं कि वो इधर 6 माह तक सरवाइव कर सकें विदाउट एनी पार्ट टाइम जॉब। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाए जो इधर आ गए हैं। तो ऑब्वियसली थिंग्स कैन टेक टाइम। तो जूं ही अभी विंटर है तो थोड़ा सा वेदर कंडीशंस भी हाश हैं, तो प्रॉबेबली समर्स में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो अल्लाह पाक आसानियां फरमाएगा। लेकिन पैनिक नहीं होना या कोई भी ऐसा बैड डिसीजन नहीं आपने ले लेना, क्योंकि इस तरह भी सुनने में आया है, कहीं बैठते हैं सुनते हैं कि मैं अभी फिनलैंड से मैं किसी और कंट्री में अपने कज़न के पास, अपने चाचू मामू के पास, मैं इटली मूव हो रहा हूँ, लेट्स से मैं ग्रीस जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जॉब कर लूँगा। नो डाउट आप चले जाएंगे, आप उधर कमा लेंगे आप। लेकिन बात यही है, फिर आपकी एजुकेशन का क्या पर्पज़ रह गया? कोई आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो भी तो आपको फिनलैंड में ही मिलेंगे जिन्होंने इधर से डिग्री कंप्लीट की और विद इन अ ईयर वो एक प्रोफेशनल जॉब उनको मिल गई। अब वो देखे ना, वो लॉन्गर रन में वो प्रोफेशनल जॉब जब मिल गई और वो उनका एक फ्यूचर बन गया। पार्ट टाइम जॉब या एक फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही, तब तक आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें और मैक्सिमम कोर्स वर्क जो है आपका वो कंप्लीट करें। और लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो में अगर आपको पार्ट टाइम जॉब फिर भी नहीं मिल पाती, तो ये बात तो कन्फर्म है, अगर आपने एक सेमेस्टर और एक पीरियड में यानी कि 1.5 सेमेस्टर में आपने 60-70 के करीब क्रेडिट कर लिए, तो इट मीन्स कि आप थीसिस करने के लिए एलिजिबल हैं। आप समर या ट्रेनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी नेक्स्ट इनटेक आने वाला है, क्योंकि उसके लिए अपनी आपको जो न्यू कमर्स हैं उनको अपनी एप्लीकेशंस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये जो समर जॉब्स लेट्स से मई में अगर स्टार्ट होंगी तो उनका जो क्लोजिंग टाइम है आई थिंक वो मैक्सिमम फरवरी में क्लोज हो जाएंगी उनकी एप्लीकेशन समर जॉब्स की या ट्रेनी जॉब्स की। तो उनके लिए अब तभी आप एलिजिबल होते हैं जब आपने 50-60 क्रेडिट किए हों, तो तब तक आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर लें। और सम हाउ अगर जहां आपने 4-5 माह गुजार ली हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, तो थोड़ा सा सम हाउ कहीं से मैनेज करके 1-2 माह और गुजार लें और आने वाला टाइम आपके लिए है। या पेड थीसिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लैब असिस्टेंट लग सकते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट लग सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च असिस्टेंट लग सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोफेसर के साथ इन टच रहें कि जो भी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड लैब्स हैं उनमें कौन सा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है या कौन सा आपके इंटरेस्ट का है। तो आई डोंट नो कि ये इस डिस्कशन का हिस्सा है कि नहीं, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे मिलते हैं मैं तो उनको बताता हूँ कि जो भी आपके प्रोफेसर हैं, जो लैब वर्क है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आप प्रोफेसर से इन टच रहें उनसे। उनको ये होगा कि ये बंदा कुछ सीरियस है, आप प्रोफेसर से डिस्कस करें, उसे टाइम लें, मीटिंग करें, आप उसको बताएं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, अपनी विलिंगनेस शो करवाएं। और प्रोबेबली जो कि जनरली देखा गया है वो प्रोफेसर आपको रख लेगा, बेशक आपकी फील्ड के भी नहीं है,
क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, आपकी विलिंगनेस शो करवा रहे हैं कि मैं इसमें कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लूँगा, या मेरा नेचुरली इसमें इंटरेस्ट है, मैं सम हाउ उसमें एडमिशन नहीं ले सका, लेकिन मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं या मैं कर रहा हूँ, या जो मेरा वर्क है या मेरी फील्ड का वर्क है ये उधर यूटिलाइज हो सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी देखें, में अल्लाह की मुसलहत है कोई, हमें नहीं पता। अब ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह पाक की ज़ात है कि जिसने यहाँ तक ले आई है उनको पाकिस्तान से उठा के यहाँ तक, और इधर आके उनको कोई रोज़गार ना दे। तो सबसे पहले तो अल्लाह पे तवक्कुल, मुश्किल टाइम नो डाउट है, क्योंकि इधर बैठ के मेरे लिए बात करना आसान है, लेकिन जब हम आए थे हमने भी थोड़ा सा टफ टाइम देखा था। जब मैं आया था अगस्त में, तो मुझे जो फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिली थी वो दिसंबर में मिली थी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने बनते हैं। मुझे भी लाले पड़ने लग गए थे, लेकिन बात वही है, पैनिक नहीं होना, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि जिसमें आपको लॉन्गर रन में या कुछ टाइम के बाद आपको रिग्रेट हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़िएगा मत। कुछ अगर टफ टाइम है तो इसको फेस कर लें ओके सोके होके, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आसानियां फरमाने वाली है। थैंक यू उस्मान साहब। अच्छा, वैसे लोगों को लग रहा होगा कि हम, या ख़ास तौर पे मैं हाँ मिलाई जा रहा हूँ कि जो ये बंदा बात कर रहा है मैं हाँ करी जा रहा हूँ। इसके पीछे जो है ना, इसका भी एक्सपीरियंस है और मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो हम इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं। 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो मुझे 8 साल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ओवर द पीरियड खुद एक्सपीरियंस भी की हैं और अपने आसपास भी होते हुए देखी हैं। तो इस वजह से हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ तक आ गए हैं, एक टाइम था जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे और आप ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरा एडमिशन हो जाए। आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट वाले प्रोसेस में चले गए। आप उस टाइम ये दुआ कर रहे थे कि यार अल्लाह मेरा रेजिडेंस परमिट मुझे मिल जाए, वो भी हो गया। दुबई की अपॉइंटमेंट मिल जाए, हाँ, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये स्टेप्स हैं जिनसे आपने गो थ्रू होना है, और जब आप इनसे गो थ्रू होंगे तब ही आप जाके आगे जब सारी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो काइंड ऑफ आपका भी यही पर्सपेक्टिव कुछ सालों के बाद बन जाएगा। और एक चीज़ मैंने नोट की है, उस्मान साहब आपने भी नोट की होगी, कि कई दफ़ा हम अपनी सिचुएशन को ना किसी दूसरे बंदे की सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा ना कि अगर एक बंदे को एक पहले महीने में जॉब मिल गई है तो दूसरा समझेगा कि मुझे भी मिल गई है। और इसी तरह अगर कोई न्यू कमर इस चीज़ को या इस वीडियो को देख रहा है तो उनको यही सजेशन है कि पैनिक नहीं होना, जैसे उस्मान ने कहा है। और दूसरा, अपनी सिचुएशन का आपको पता है कि आपके पास कितना खर्चा मौजूद है। तो अगर आपको लगता है कि आपका खर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है या आपके पैसे कम हो रहे हैं, और अगर आपने अभी तक पार्ट टाइम जॉब अप्लाई नहीं करना शुरू की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई चीज़ ऑड नहीं है। अप्लाई करें जॉब्स के लिए, और हर बंदे का एक नंबर है, उस नंबर पे आपकी बारी आनी है। ऐसा नहीं होगा कि नंबर आगे पीछे हो जाए। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे क्यू नंबर वाली मशीन लगी हुई है, तो आप जब क्यू नंबर लेते हैं उसी क्यू नंबर पे आपकी जाके बारी आती है। तो ये भी जो सारी सिचुएशन है जॉब की, डिग्री ख़त्म होने की, या जो भी आपकी लाइफ में सारा कुछ होना है, ये आपके क्यू नंबर पे चल रही है। तो जब अल्लाह ने आपका नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक छोटी सी उसमें एडिशन थी, ठीक है। उस्मान साहब, तुसी इन्नी चंगी गल्लां कदों दी कर रहे हो? ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਏ, मतलब ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜਾਂ डिपेंड करता है कि कौन सी सिटिंग में गैदरिंग में बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स वो डिस्कशन जो हम आपस में पर्सनली कर सकते हैं, अब ऑब्वियसली हम ऑडियंस को तो नहीं दिखा सकते और ना हमारा ये मेन मोटिव है। तो इधारी गल यार, एक अच्छे तरीके से उनको तो मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था ना, जो मेन पर्पस था, तो वो कोशिश की है मैंने। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो अर्जेंट कॉल है वो रिसीव की एक तो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इसका मेन मकसद यही था कि आप सबके सामने जो है ना वो डिफरेंट लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए। उस्मान साहब, आप लास्ट कुछ वर्ड्स अगर कहना चाहें। हाँ यार, इसमें मैं ये कंक्लूड इन अल्फाज के साथ करूँगा कि ये क्या कहते हैं कि मशवरा एक इमानत होती है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उन सारों को एनालाइज करते हुए कि जो आप सबके सामने पेश करूं कि उसमें अमानत में कोई ख़यानत ना करूं। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी कमियां कोताहियां रह जाती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इंटरेक्शन सेशन था और मैंने भी कैमरा को फर्स्ट टाइम फेस किया है।
तो हो सकता है कुछ कोई चीज़ मिस हो गई हो या मिस इंटरप्रेट हो गई हो, थोड़ी बहुत इंसान है गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मिस गाइड करना कभी भी पर्पज़ नहीं है। इन नटशेल ये कि अल्लाह पाक मेरे, आपके और आप सब के हक में बेहतरी फरमाए और अपनी मदद शामिल हाल फरमाए। और हाँ जी, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया जी। चलें इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके यार, थैंक यू थैंक यू। की थैंक यू। चल और चल मैं नहीं जानता तेन चल, मेनू ला गया।